Hello everyone, this is Ajay Sharma from Assurance Classes, and today we are going to talk about the chapter Ray Optics. So here are the topics that we are going to cover in this PPT. So first, refraction of light क्या होता है वो समझेंगे. Then what are the laws of refraction. Then third topic is principle of reversibility of light. Fourth one is refraction through a parallel slab. Fifth one, refraction through a compound slab. Sixth topic है अपना apparent depth of a liquid. Seventh one is total internal reflection. Eight, refraction at spherical surface, and so on till the linear magnification. So let's start with the topic refraction of light. So ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे. If anybody is having doubt in this section, आप मुझसे पूछ सकते हैं. Now, what is refraction of light? We already know that when a light is traveling from one medium to another, then that is known as the refraction of light. यानी अगर हम एक प्लेन कांच के आर पार देख पाते हैं या एक ग्लास के अंदर ग्लास से कांच जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके आर पार देख पाते हैं, तो वह हम देखते हैं कि अगर लाइट ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है तो दैट इज वन मीडियम टू अनदर जा रही है. इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है. पानी के अंदर हम एक स्टिक डालते हैं और वी सी दैट कि इट स्टार्ट लुकिंग लाइक बेंड, तो वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रही है वन मीडियम टू अनदर. लाइट ट्रैवल दो तरीके से करती है. फर्स्ट वन इज लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कम डेंस इलाके से ज़्यादा में जाना. इसलिए हम बोलते हैं कि घनत्वता अगर ज़्यादा है दैट इज डेंसर, तो रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, यानी कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाली जगह से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाली जगह में वो मूव करती है. और वी कैन से दैट लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, है ना. तो ये भी हमने फिनोमेना पढ़ा है. तो वी ऑल नो दैट इफ लाइट मूव्स फ्रॉम the rarer medium to denser, it goes bend towards the normal, or when a light travel from denser to rarer, it goes away from the normal. ये हम लोगों ने 10th में देखा हुआ है फिनोमेना. लेट्स टॉक अबाउट रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. सी, फर्स्ट एयर मीडियम मैंने लिया रेयर. यहाँ से एक लाइट आई जो कि बेंड हुई, देखो यहाँ पे नॉर्मल के अक्रॉस डेंसर में, और डेंसर से जब गई तो ये अवे चली गई, है ना, जो हमने देखा. और ये हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सेम एज नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे में एंगल आर बना, और वही एंगल आर ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल अगेन दूसरी नॉर्मल से डेंसर में बना रिफ्रैक्टेड रे के साथ, तो रिफ्रैक्शन एंगल हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और फिर जो बाहर निकली लाइट स्लैब के, तो वहां हमने देखा कि वो एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, दैट इज इक्वल टू एंगल आई. So what is laws of refraction? We already know. First law is what? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे. यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये इंसिडेंट रे है ना, और ये नॉर्मल रे है. लेट मी शो यू. सी, दिस इज द इंसिडेंट रे. ये नॉर्मल अपना रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया. तो आर ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन. इस सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये हमने बचपन में पढ़ लिया था. सेकंड, स्नेल्स लॉ, कि it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, and that constant is referred to as the mu. तो mu is equals to sin a by sin r. mu is constant. now इसको हम refractive index of medium भी बोलते हैं, ठीक है. और I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. now what are the basic points we need to know? mu of optical rarer medium is lower than the denser. ये पता होना चाहिए, यानी छोटा होता है, लेस देन 1 होता है ना. और ग्रेटर के लिए, डेंसर मीडियम के लिए म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, और एयर के लिए इक्वल टू 1 होता है. अब रिफ्रैक्शन की बात करें तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस. इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड फेज लाइट डू नॉट चेंज, फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज. सो दिस इज बेसिकली लाइक ए म्यू एम को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सी ए अपॉन सी एम, एंड ए म्यू एम को हमने बोला वेवलेंथ के टर्म में, दैट इज लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम. तो अगर अब कोई पूछता है कि सर ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर सी ए टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम.
ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ what is principle of reversibility? This is one of the most easiest topic और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट अगेन। यहाँ मैंने एक मिरर प्लेस किया, ये लाइट आई टकराई, तो हमने ये देखा कि जैसे ही लाइट आई टकराई नॉर्मल की तरफ वो बेंड हुई, क्योंकि रेडर से डेंसर लाइट आती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑब्वियसली देखो बेंडिंग दिख रही होगी, और मिरर पे टकराई तो वो सेम पाथ फॉलो करके बाहर आ गई। यहाँ पे देखना आप, ये सेम पाथ फॉलो करा उसने, ये जो दिख रहा है हमें सेम पाथ फॉलो करके बाहर निकल गई। इसका मतलब ये है, दिस इज सेइंग कि अगर कोई लाइट आके मिरर पे टकरा के सेम पाथ फॉलो कर रही है, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नीचे से देखूंगा तो देखो यही लाइट ऊपर, और इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये जा रही है ना। तो ये फिनोमेना हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है ना। अब लेट मी शो यू, एंगल आर हमने मार्क किया। ए म्यू बी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए म्यू बी। इसका मतलब पहले मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई, तो मुझे क्या बोला मैंने, साइन आई बाई साइन आर। सिमिलरली अगर मैं बी म्यू ए बोलूँ, लाइट नीचे से ऊपर आई, तो मैं जस्ट उल्टा बोलूंगा, साइन आर बाई साइन आई। दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी आर हैविंग द आंसर 1। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और वी कैन से दैट ए म्यू बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी म्यू ए। रिप्रेजेंटेशन कैसा भी कर सकते हो आप, किसी बुक में जी दिया है, ग्लास माना है जिसको मैंने बी लिया है, और एयर को ए ही माना गया है। तो ये आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फिनोमेना फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो वी have the formula that is a mu b is equals to 1 upon b mu a। ये आप पढ़ सकते हैं, the definition of the principle of reversibility of light। Now natural consequences of the principle of reversibility is that the image and object position can be interchanged. These positions are called conjugate positions। Next, refraction through parallel slab। Now let me show you again from the animation। See, ये रेयर डेंसर रेयर फिर मार्क किया, ये मैंने टी थिकनेस ली, ये एक लाइट आई टकराई। अब देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ होता अगर बेंडिंग नहीं होती तो, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। इंसिडेंट रे का ये ओरिजिनल पाथ है जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और बाद में हमने देखा कि जब वो बाहर निकली तो वो उसके पैरेलल निकली, तो ये हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल रहती दोनों, है ना। अब इन दोनों के बीच में ये जो मैंने माना y, ये मेरा क्या है, इसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने यहाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट मी शो यू, ए म्यू बी की बात करें तो फिर वही हो गया साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, हमें दिख ही रहा है, ये देखो टॉप पे मैंने इसकी बात करी है ए से बी में, तो साइन आई वन अपॉन साइन आर वन। नेक्स्ट बी म्यू ए की बात करेंगे तो बी से ए में आ रहे हैं, तो साइन आई टू अपॉन साइन आर टू। नेक्स्ट दोनों का इंटू वन होता है, हमने पुट कर दिया, इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इफ आई वन इक्वल टू आर टू, आई वन इक्वल टू आर टू, क्यों, क्योंकि देखो आप देखो ये पैरेलल लाइन्स है दोनों, अगर ये दोनों पैरेलल है आर टू और ये वाली, तो ये देखा जाएगा कि पैरेलल लाइन्स का एंगल तो सेम होता है ना, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आई वन किसके बराबर हो गया, आर टू के, ठीक है। और आई टू किसके बराबर दिख रहा है मुझे, आर वन के, वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि क्योंकि ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो लेटरल शिफ्ट क्या दिखा मुझे, वाई दिखा, मैंने अभी आपको बताया इन दोनों में ये इतना शिफ्टिंग आ गई है, बट दोनों पैरेलल हैं तो एंगल सेम रहेगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर वन, और ये मैंने एक डायरेक्ट इसका आइडेंटिटी यहाँ पे शो कर दी है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं, इफ आई वन इज वेरी स्मॉल देन आर वन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। और सेम एज y इक्वल टू टी आई वन माइनस आर वन, और ये इसको मैंने और एक्सपांड कर दिया है, तो यहाँ मैंने इसकी मेंशन करके वैल्यू लिख दी है, आप देख लीजिएगा, इसको मैंने आई वन कॉमन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने दो डेंसर मीडियम लिए, एयर, वाटर और ग्लास।
तो मैंने क्या बोला, एयर वाटर ग्लास, तो ग्लास भी डेंसर है, एयर हमारा रेयर हो गया, उसके बाद पानी हमारा क्या हो गया, डेंसर हो गया, और उससे ज़्यादा डेंसर कौन हो गया, ग्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना। अब देखो लाइट आई, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये 2 बार बेंडिंग हुई है, क्योंकि अब ये ज़्यादा डेंसर है, सी वाला ज़्यादा डेंसर है बी वाले से। तो हमने क्या देखा, लाइट बेंड होती है नॉर्मल की तरफ जब रेयर से डेंसर में जाती है। तो ये देखो यहाँ से इसमें आई तो बेंड हुई, अब इससे ज़्यादा ये डेंसर है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेयर। तो यहाँ से देखो फिर बेंडिंग हो गई, ठीक है। इस वजह से यहाँ नीचे शो भी किया है म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू बी, तो इसलिए दोबारा बेंडिंग हुई और फिर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे और इसका एंगल क्या हो रहा होगा, सेम होंगे। ये आई वन हो गया, आर वन, ये देख लो, ये लास्ट वाले को इन्होंने आई वन ही नाम दिया, जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंट भी बोलते हैं, दैट इज ई। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ माय डियर, दिस इज इमरजेंट रे। अब फिर वही फिनोमिना, तीनों को आपने लिया, ऊपर दिख रहा है आपको आई वन आर वन, ये देखो ये दिख रहा है इन दोनों में आर वन आर टू दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे इन दोनों में रेशियो क्या दिख रहा है, आर टू आई वन, ये दिख रहा है यहाँ पे। इंटू कर दिया तीनों को, प्रोडक्ट आ गया वन, ये हमारा रिवर्सिबिलिटी में हमने अभी देखा ही था, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गए उसके। नेक्स्ट, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, देखो ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये खाली एरिया है, मतलब रेयर मीडियम, पानी भरा हुआ है ग्लास में, डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट रखा, सरफेस पे टकराया पानी की सतह पे और बाहर निकला, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वी ऑल नो दैट। मैंने अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाली, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम बाहर से देखें, ये मैंने सरफेस पे क्या खींचा, पर सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचा, ऑब्जेक्ट से एक जो रे सीरीज आ रही थी, और मैंने ये क्या करा कि इसका जो ओरिजिनल पाथ होता वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ हमें दिखता है जब हम ऊपर से देखते हैं नीचे। ये बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर, वो बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक लकड़ी लेते हो और उसको पानी की टंकी में डालते हो तो बेंड होती है, तो अगर हमें वो बेंड दिखाई देती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, अगर वो ओरिजिनल उसकी पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे। नेक्स्ट, ये नॉर्मल रे हो गई हमारी, सरफेस पे खींच दी, हाइट दी है, ये हाइट ऑफ द रियल डेप्थ, हाइट ऑफ द एपरेंट डेप्थ। ये एपरेंट होती है, हमें लगता है कि वो यहाँ है, पर वो कहाँ होती है, देखो वो होनी यहाँ चाहिए थी, पर हमें दिखाई कहाँ जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर समझ लो ध्यान से, ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है, पर हमें दिखाई कहाँ देता है, वो यहाँ, ये उसकी रियल पोजीशन होती है। बट ड्यू टू बेंडिंग अगर हम यहाँ से ऊपर से देखते हैं तो वो यहाँ दिखाई देता है, और इसको हम अपरेंट पोजीशन कहते हैं माय डियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी अपरेंट पोजीशन है, ये मेरी रियल पोजीशन है। तो ये हाइट ऑफ रियल पार्ट है और ये हाइट ऑफ अपरेंट पार्ट है सरफेस से। नेक्स्ट, ये एंगल आई आर वन हमने मार्क कर दिए, क्योंकि इंसिडेंट रे इन दोनों के बीच में बनी। अब देखो नॉर्मल और इसमें इंसिडेंट बनी, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में ये एंगल आर बना। ये क्यों बनी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हमने आई माना है। फिर वही बी म्यू ए में साइन ए बाई साइन आर दिख रहा है आपको, अलग ही दिख रहा है वो, तो ये दिख रहा है ये रेशियो, ये देखो ये दिख रहा है ये रेशियो आई बाई आर, क्योंकि बी म्यू ए आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे, ए म्यू बी में उल्टा हो जाएगा। अब ए म्यू बी की बात करूँ तो दैट इज एच आर अपॉन एच ए, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, मेंशन कर लीजिएगा इसको। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अपरेंट डेप्थ ऑफ अ नंबर इमिसिबल लिक्विड में इसका फॉर्मूला होता है। अपरेंट शिफ्ट की बात करें तो दैट इज दी शिफ्ट एच आर माइनस एच ए, आप पुट कर दीजिए, है ना। और एच ए को मैं बोल सकता हूँ एच आर अपन म्यू, यहाँ से एच आर कॉमन कर लिया, दैट इज वन माइनस वन अपॉन म्यू। इफ द ऑब्जर्वर is in rarer medium, the object is in denser medium, then HA is less than the HR. To a bird, the fish appear to be nearer than actual depth. Example mentioned है, अगर ऑब्जर्वर नीचे हो, ठीक है, डेंसर में हो, और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ऊपर हो, तो टू अ फिश बर्ड appears more further than the actual height. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो कुछ भी नहीं होता है इसमें,
समझना, टी आई आर बोलते हैं पब्लिक। अब पब्लिक टी आई आर क्यों बोलती है वो समझना। ये ऑप्टिकल फाइबर में यूज होती है फिनोमेना भाई। टी आई आर का एप्लीकेशन अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, तो सी व्हाट हैपेंस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक जगह ऑब्जेक्ट लो, ये लाइट भेजो, डेंसर में रखिए, अगर एरर में जाएगी तो क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर मैंने सेम पोजीशन से दूसरी लाइट भेजी, एंगल बढ़ा दिया, तो और बैंड हो गई वो, मतलब और अवे हो गई सॉरी। फिर और एंगल करा, तो देखो तीसरे में क्या हो गया कि वो सरफेस पे जाने लगी, मतलब यहाँ एंगल 90 दिखने लगा मुझे रिफ्रैक्शन का। इसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैं इसके बाद और एंगल आई को बढ़ा दूं, तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो ये क्रिटिकल एंगल होता है जब एंगल आर इक्वल टू 90 हो जाता है। मतलब इंसिडेंट रे ऐसा एंगल इंसिडेंस का जिस पे रिफ्रैक्शन 90 दे, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा दूं, यानी इंसिडेंस एंगल को अगर मैं बढ़ा दूं आई सी से, तो इसका मतलब क्या हो गया बॉस, कि वहाँ टी आई आर ऑकर हो जाएगा ऐसा। ये देखो कंडीशंस, इंसिडेंट रे मस्ट बी एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और सेकंड वाला तो आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ ही सकते हैं जो मैंने बताया, आई इज ग्रेटर देन आई सी। नाउ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 1 साइन आई सी होता है। देखो कैसे होता है प्रूफ, जी म्यू इज इक्वल्स टू मैंने बोला साइन ए बाई साइन आर। ठीक, रिफ्रैक्शन कितना हुआ, जी म्यू इसलिए क्योंकि ग्लास से एयर में गई लाइट, तो साइन आई बाई साइन आर नीचे से ऊपर का मैंने लिया है ना, साइन आई सी बाई 90 डिग्री, तो ये साइन आई सी आ गया। अब देखो ये आ गया म्यू इज इक्वल्स टू 1 साइन आई सी। तो मैंने क्या करा, ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ली है कि ए म्यू जी को मैंने जी 1 जी म्यू ए कहता हूँ। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो हमने उसी का यूज़ करके यहाँ पे जब पुट किया तो मैंने ए म्यू जी निकाला, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1/sin आई सी। और साइन आई सी इक्वल टू, वो तो आप चेंज करते जाओ, और सेम एज की ए म्यू जी को हमने वेवलेंथ के टर्म में भी ऊपर पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, तो दैट इज लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, तो वो ऊपर चला गया। नेक्स्ट, अब ये तो भाई वेब थ्योरी की कहानी तो सबको पता है कि वेवलेंथ मैक्सिमम होती है लाइट की, वॉलेट की कम होती है, तो उस हिसाब से क्रिटिकल एंगल की बात कर लेंगे अपन। एप्लीकेशन माइलेज फॉर्मेशन, लूमिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो चमकता है डायमंड ड्यू टू टी आई आर होता है, लाइट अगर उस पर पड़ती है तो कंटिन्यूसली अंदर उस पर रिफ्लेक्ट बैक करती जाती है सेम सरफेस में, इसलिए वो बहुत खूबसूरत चमकता है। तो भैया अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो, ये एक अलग पार्ट था, ये एक अलग पार्ट है, इसमें बुद्धि थोड़ी सी और लगानी पड़ेगी। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। समझेंगे अब। ये अपने पास बाबा पहला वाला कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कॉनकेव सरफेस है। ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम शो कर दिए मैंने। सी दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। दिस इज द पोल, the center part where the principal axis touching to a curvature part, कर्व पार्ट को टच करा जहाँ पे ए पी इज पोल, सी सेंटर, जहाँ से ये बनाया गया होगा ऑब्वियसली। यहाँ से अपन ने एक रेडियस, इसको अपन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना, सी से पी पोल तक की दूरी। अब देख लो एक बार और देख लो। अब एजम्पशंस कुछ भी नहीं है। पहली बात बता दूं, जिस जगह से लाइट आती है, इंसिडेंट होती है सरफेस पर टकरा के, रेयर से डेंसर जाती है, तो वही सेम फिनोमिना ऑकर होगा, इट इज़ गोइंग बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयर जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक चीज़ याद रखना है इसमें, ये साइन कन्वेंशन और ये मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, क्योंकि जिस जगह ऐसा समझ लो कि इंसिडेंस के डायरेक्शन में जहाँ से लाइट आ रही है, अगर लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं फ्रॉम पोल से, तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होती है। ये आपके लिए मैंने कर दिया है थ्योरी यहाँ पे कि आप लोग देख सकें, ताकि आप लोग समझ लें इस चीज़ को, बट बाकी मैं आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेट मी शो यू। सी, ये अपन ने बनाया सेंटर और पोल,
प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ऑब्जेक्ट रखा, लाइट गई टकराई, देखो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, नॉर्मल खिंचाएगा सेंटर से, क्यों? क्योंकि दैट इज द रेडियस, ये खिंच गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में, और रिफ्रैक्टेड भी पता ही है, नॉर्मल रे और अपना उसमें रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में। ठीक है, ये पीएम मैंने एक एम पोजीशन मार्क करी है नीचे, ताकि उसके डिस्टेंस को हम लोग मेंशनिंग कर सकें। ठीक है, पोल से क्योंकि हर चीज़ मेज़र होती है, तो हमने एक एम पार्ट ले लिया, और पीएम बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हम एम को लास्ट में हटा देंगे और पी ही मान लेंगे, क्योंकि बहुत क्लोजर है वो एम पी के। अब ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा होता है, बीटा होता है आई का, और गामा होता है नॉर्मल का। फिक्स्ड है। ठीक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट की दूरी, ये हो गई v। अब मैंने आपको यहाँ एक चीज़ बोली थी, अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान देना यहाँ पे, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है फॉरवर्ड में, तो इसके जो पीछे की तरफ मेजर करूंगा मैं पोल से, वो नेगेटिव होंगे। मतलब पोल के पीछे कौन आ रहा है? लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में किसको मेजर कर रहे हैं अपन? u को, तो इसको हम एज अ नेगेटिव लेंगे u को, ये नेगेटिव u होगा मेरा, और v पॉजिटिव रहेगा, r भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। और वी ऑल नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए बाई साइन आर होता है। तो पहले मैंने ये आपको सिखा दूँ, ये मेरा मैथ्स लगाया भाई यहाँ, एंटर वो समझना, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में एंगल लिया मैंने ओ ए सी। यहाँ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर लगाया है, तो देखो एक्सटीरियर कौन है? आई, इंटीरियर कौन है? अल्फा प्लस गामा, ये दिख गए होंगे आपको। सेम एज रिफ्रैक्टेड रे कहाँ दिख रही है? ये रही, नॉर्मल ये रही, तो ये सी ए आई में इंटीरियर एंगल कौन है? बीटा प्लस आर, ये देखो ये दिख रहा है, इक्वल टू कौन दिख रहा है? गामा, ये दिख रहा। ठीक, तो ये इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर की कहानी करी गई है, और ये आर की वैल्यू निकाली। अब टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा सॉल्व कर लो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो खुद सोच लो, सब में ही परपेंडिकुलर हो गया ये तो, है ना? अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? एमओ, है ना? बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन एम आई, और गामा के लिए एम सी, ये हो गया। यहाँ हमने तीनों का एंगल निकाल लिया। अब स्नेल्स लॉ आ गया, साइन ए बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। आई बार इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आई की वैल्यू आपको ऊपर दिख ही रही थी भाई, अल्फा प्लस गामा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अल्फा प्लस गामा में वैल्यू रख दी, और आर की जगह में हमने म्यू टू के साथ रख दी वैल्यू, तो लास्ट में ये रिजल्टेंट आएगा, ये आप बुक में देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिया है। तो फाइनल रिलेशन आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। सेम एज यहाँ भी इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर की ही कहानी लगेगी, डेरिवेशन सेम होता है, मतलब जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो दोनों का सेम आता है। अब रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वर्चुअल इमेज देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कॉन्वेक्स सरफेस एक ऐसी है जो आपको रियल इमेज भी दे रही थी और वर्चुअल भी दे रही थी, लेकिन कॉनकेव आपको केवल वर्चुअल ही देगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। डेरिवेशन पार्ट अगर आपको करना हो, सीखना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली अपलोड द होल डेरिवेशन ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो भी यहाँ पे अब कहानी चेंज हो गई, म्यू टू बाई यू हो गया माइनस में, म्यू वन बाई वी हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। म्यू टू माइनस म्यू वन चल रहा था, अभी म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा। सेम एज इसके लिए बात करेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप पॉज करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में एज ए नोट्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके थ्रू अगर आप पीपीटी के थ्रू पढ़ें तो आई थिंक कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैट के भी पीपीटीज ऑनलाइन डाले हुए हैं, मैं चाहूँगा आप लोग एक बार इसके थ्रू भी रिवाइज करें, क्योंकि इसमें डेफिनेटली जल्दी रिवीजन